जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा से ही हमारे लिए और हमारी संस्था के लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बड़ा ही विशेष टॉपिक जिसका नाम है भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड 1860। इंडियन पेनल कोड 1860। जब भी आप YouTube पे पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे 20 वीडियो, 30 वीडियो, 40 वीडियो डाले गए हैं इसके ऊपर। लेकिन यूपी पुलिस एग्जाम को देखते हुए मैंने एक बड़ा ही शॉर्ट वीडियो तैयार किया है इंडियन पेनल कोड का, जिसको आप देख लेते हैं तो आपके पेपर में आने वाला वो 2 से 3 क्वेश्चन जो है आप आसानी से उसका उत्तर टिक लगा सकते हैं। इसमें मैंने सारी धाराओं को ले लिया है और आईपीसी क्या है, आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है, आईपीसी लागू कब हुई, आईपीसी का गठन कब हुआ, आईपीसी के जनक कौन है, हर एक बातों को मैंने ध्यानपूर्वक ध्यान दे करके अपने वीडियो में शामिल किया है। ध्यान से देखिएगा। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता को अंग्रेजी में कहा जाता है इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड 1860। इस अधिनियम का नाम हिंदी में कहा जाए तो क्या है? भारतीय दंड संहिता 1860। मतलब इसका गठन कब हुआ था? 1860 में। इस भारतीय दंड संहिता में कुल कितने अध्याय है बाबू? तो इस भारतीय दंड संहिता में कुल अध्यायों की संख्या है 23। कितने अध्याय हैं? 23। आगे देखते हैं इस भारतीय दंड संहिता यानी हमारी आईपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल धाराओं की संख्या है 511। कुल कितनी धाराएं हैं? 511। दोस्तों अगर हम बात करें कि यह संपूर्ण भारत में लागू है, आईपीसी हमारे संपूर्ण भारत में लागू है, लेकिन कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू नहीं थी, वहां लागू था रणवीर दंड संहिता। लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर जब भारत का हिस्सा पूर्ण रूप से घोषित हो गया है तो वहां पर भी आईपीसी लागू है। अतः हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में आईपीसी लागू है। इसके लागू होने की तिथि क्या थी? तो इसके लागू होने की तिथि थी 1 जनवरी 1862। आइए एक बार रिकॉल करा देता हूं। भारतीय दंड संहिता हिंदी में कहा जाए तो भारतीय दंड संहिता और अंग्रेजी में कहा जाए तो इंडियन पेनल कोड 1860। इस अधिनियम का पूरा नाम भारतीय दंड संहिता 1860 है। इसमें कुल 23 अध्याय हैं, कुल धाराएं 511 है। यह संपूर्ण भारत में लागू है और इसके लागू होने की तिथि है 1 जनवरी 1862। अगर बात की जाए तो मैकाले जी को इस आईपीसी का जनक माना जाता है। इनका पूरा नाम थॉमस बॉबिंगस्टन मैकाले है, लॉर्ड मैकाले भी लोग कहते हैं, तो ये अलग मैकाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमारे आईपीसी की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं 1 बाय 1 करके मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए महत्वपूर्ण धाराएं, सबसे पहले धारा 13। धारा 13 क्या है? धारा 13 है जुआ खेलने से। जुआ खेलोगे तो तुम्हारी 13 ही हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? घर की सारी संपत्ति चली जाएगी, कूट कूट के लोग मुआ डालेंगे और तुम्हारी क्या हो जाएगी? 13 ही से याद रखना, 13। जुआ खेलना किससे संबंधित है? धारा 13 से संबंधित है। बेईमानी करना, बेईमानी करना 2-4 दिन बेईमानी से घर का गुजारा कर सकते हो लेकिन जीवन नहीं कट सकता है, तो बेईमानी किस में है? धारा 24 में है। दस्तावेज, दस्तावेज का उल्लेख किस धारा में है? तो दस्तावेज का उल्लेख धारा 29 में है। 9-2-11 नहीं हो सकते किसी का दस्तावेज लेकर के, ढेर सारी प्रतिरूपी वो रखा रहता है। ध्यान दीजिएगा। तो 29 में है धारा 29 में है दस्तावेज का उल्लेख। धारा 40 अपराध की परिभाषा। अपराध क्या होगा? अपराध के लिए दंड क्या होगा? तो अपराध किसे कहते हैं ये बताया गया है धारा 40 में। इंपॉर्टेंट है। धारा 40 क्या है? अपराध की परिभाषा है। धारा 46 क्या है? तो धारा 46 में मृत्यु की परिभाषा दी गई है। धारा 46 किससे संबंधित है? तो मृत्यु से संबंधित है, मृत्यु की परिभाषा से संबंधित है। धारा 18 में हमारे देश भारत की परिभाषा दी गई है और धारा 51 में शपथ का उल्लेख किया गया है कि आप जब कभी भी कोई चीज करने जाते हैं तो एक आपको शपथ फॉर्म भरवाया जाता है, तो उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, किस धारा में है? तो धारा 51 में है। और भारत का उल्लेख किस धारा में है? तो धारा 18 में है। आइए देखते हैं आगे हम लोग। धारा 53, धारा 53 में उल्लेख है दंड के प्रकार का। तो हमारी आईपीसी में कुल जो दंड बताए गए हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो कुल दंड है 5 प्रकार के। आईपीसी में धारा 53 किससे संबंधित है? तो दंड से संबंधित है। और दंड कितने प्रकार के हैं? याद रखिएगा, दंड कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के हैं।
धारा 54 मृत्यु का लघुकरण। मृत्यु का लघुकरण, आपको अगर मृत्युदंड हो गया तो उसको कम करानी है सजा को, तो किस धारा से संबंधित है? धारा 54। आज तक कभी भी इस धारा को हम भारत सरकार के द्वारा यूज नहीं किया गया है। धारा 73 एकांत परिरोध होता है। एकांत परिरोध ये बहुत ही कठोर धारा है। जो अपराधी है उसको सबसे क्या कर दिया जाए? अलग काल कोठरी में बंद किया जाए। तो धारा 73 किससे संबंधित है? एकांत परिरोध से संबंधित है। और धारा 80 दुर्घटना अपराध नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप सही रूल रेगुलेशन से गाड़ी चला रहे हैं और कोई व्यक्ति उल्टा चल के आता है और आपसे टकरा जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके द्वारा किया गया अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा, आपको सजा नहीं दी जाएगी, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ये है धारा 80। और धारा 82 में बताया गया कि 7 साल से कम वर्ष का शिशु अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन 7 से 12 साल का शिशु अगर कोई अपराध करता है, धारा 83 में बताया गया कि 7 से 12 साल का शिशु अगर कोई अपराध करता है तो उसके विवेक की जांच की जाएगी कि वो चीजों को समझता है कि नहीं समझता है। उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि उसके द्वारा किया गया कृत्य अपराध है कि नहीं है। तो 82, 83 आपको समझ में आ गया होगा। 53 दंड के प्रकार से संबंधित है। 14 54 मृत्युदंड का लघुकरण है। 73 एकांत परिरोध है। 80 दुर्घटना अपराध नहीं है। 82 7 वर्ष से कम उम्र के शिशु के द्वारा किया गया अपराध अपराध नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग ध्यान से देखते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का उल्लेख अपने शरीर की रक्षा के लिए आप अपराध कर सकते हैं, इसको कहा जाता है प्राइवेट प्रतिरक्षा। का उल्लेख किस धारा में है? तो धारा 96। धारा 96 में उल्लेख है प्राइवेट प्रतिरक्षा का। और धारा 100 में उल्लेख है निजी प्रतिरक्षा के संबंध में मृत्यु कारित करना। अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपकी मृत्यु कर सकता है, वो ऐसा हथियार लेके आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है जिससे आपकी जान जा सकती है, तो आप भी उसकी जान ले सकते हैं। उस समय आपको अपराध वो ऐसा किया गया, जो आप अपराध कर रहे हैं उसको अपराध नहीं माना जाएगा, आपको सजा नहीं दी जाएगी। अगर लगता है कि बलात् संग, जो सामने वाला व्यक्ति आपके संग बलात् संग जैसा अपराध कर सकता है, तो आप उसकी मृत्यु कर सकते हैं, मृत्यु कारित कर सकते हैं। उन परिस्थितियों में भी आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, आपको कोई मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाएगी। लगता है कि सामने वाला इंसान आपके ऊपर क्या कर सकता है? तेजाब फेंक सकता है, तो आप अपने बचाव के लिए ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जिसमें उसकी जान जा सकती है। अप्राकृतिक अपराध, कहने का मतलब जो कि प्रकृति के विरुद्ध अपराध है, वो अगर करने की कोशिश कर रहा है तो भी आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन उस समय भी आपका अपराध मृत्युदंड वाला नहीं होगा, उस समय भी आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अपहरण, जबरदस्ती आपका अपहरण किया जा रहा है, किसी नाबालिग लड़की का अपहरण किया जाएगा, बालिग लड़की का अपहरण जबरदस्ती किया जा रहा है, उस परिस्थितियों में उसके बचाव के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसका अपराध मृत्युदंड वाला नहीं होगा, उसको क्या कर दिया जाएगा? माफ कर दिया जाएगा। यह है प्राइवेट प्रतिरक्षा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का उल्लेख था धारा 96 में, और निजी प्रतिरक्षा के संबंध में मृत्यु कारित करने से संबंधित था धारा 100। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा, अब है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध। तो धारा 181 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध है, लेकिन धारा 121A में बताया गया है कि भारत सरकार के विरुद्ध यदि आप युद्ध का प्रयत्न करते हैं तो आपको जो दंड मिलेगा ना, वो धारा 121A के विरुद्ध मिलेगा। ये देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत बार आपकी यूपी पुलिस में आ चुका है। राजद्रोह यानी देशद्रोह की परिभाषा, अगर आप अपने देश के विरुद्ध अगर कोई षड्यंत्र करते हैं तो उसको माना जाएगा धारा 124 के तहत, या ए भी कह सकते हैं 124A के तहत क्या कहा जाएगा? राजद्रोह या देशद्रोह कहा जाएगा। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव मतलब आप बिना किसी कारण के कहीं पे 5 या 5 से अधिक लोग जमा होकर के लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा आपने क्या किया है? विधि विरुद्ध जमाव इकट्ठा कर लिया है। पुलिस उस परिस्थितियों में आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। धारा 146 संबंधित है बलबा से, और धारा 159 संबंधित है दंगा से। तो याद रखिएगा, ये सारी धाराएं भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। दंगा को याद रखिएगा, दंगा किस में है? 159 में है। आगे देखते हैं हम लोग ध्यानपूर्वक। आगे देखते हैं
कि धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देने, गलत गवाही देने से संबंधित है। धारा 292 अश्लील पुस्तकें बेचने से संबंधित है। अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान पे अश्लील पुस्तकें बेचता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है धारा 292 के तहत। धारा 294 अगर कोई लड़की जा रही है, अगर कोई महिला जा रही है और आप अश्लील गाने गा रहे हैं तो आपको पुलिस पकड़ के 3 महीने के लिए क्या कर सकती है, जेल में बंद कर सकती है, धारा 294। धारा 300 में हत्या की परिभाषा बताई गई है और धारा 302 में हत्या के लिए दंड का उल्लेख किया गया है। अगर किसी की मृत्यु हो जाएगी तो आपके ऊपर 300 दंड लग जाएगा। गांव के लोग ऐसे कहते हैं ना कि अरे 302 लग जाएगी, बच के रहा। समझ में आ रहा है ना। धारा 302 क्या है, दंड के बारे में बताता है, हत्या के लिए दंड के बारे में बताता है कौन, धारा 302। लेकिन हत्या की परिभाषा धारा 300 में दी गई है। धारा 304 को किसके बारे में बताता है, दहेज हत्या के बारे में बताता है। दहेज हत्या कब लगता है, जब 7 साल हो गया हो शादी का, 7 साल से कम समय हुआ हो और आपकी जो क्लाइंट है उसकी क्या हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, लेडीज की मृत्यु हो गई हो, तो उस परिस्थितियों में दहेज हत्या का आरोप सिद्ध हो सकता है। लेकिन 7 साल से कम समय होना चाहिए शादी के दहेज हत्या के लिए। 304 क में दहेज हत्या है। ध्यान दीजिएगा 309, धारा 309 में आत्महत्या का प्रयत्न है। आत्महत्या की कोशिश करना ही अपराध माना जाता है। ध्यान दीजिएगा 309। 312 में है गर्भपात करना। गर्भपात करना हमारे संविधान में गैर कानूनी माना गया है, क्योंकि भैया हमारे देश में ऑलरेडी लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है, आप देखेंगे। तो इस कारण से भारत सरकार ने गर्भपात कराने पर क्या लगा दिया है, रोक लगा दिया है। गर्भपात है किसमें, 312 में। आगे देखिए धारा 326 का तेजाब फेंकने से संबंधित है। तेजाब फेंकने की गतिविधियां अचानक से कम हो गई हैं, क्योंकि अब धारा 326 क के तहत तेजाब फेंकना एक बहुत बड़ा अपराध घोषित कर दिया गया है। धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने से संबंधित है। अगर किसी स्त्री की लज्जा भंग करते हैं तो आपके विरुद्ध पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है धारा 354 के तहत। धारा 359 व्यापहरण है, यानी कि बहला फुसला करके किसी का आप अपहरण कर रहे हैं। 16 साल की लड़की, 18 साल से कम उम्र की लड़की है, उसका आप अपहरण कर रहे हैं, उसको आप अगवा कर रहे हैं, तो उस समय आपको कहा जाएगा व्यापहरण। कहने का मतलब है धारा 376 बलात्संग के लिए दंड से संबंधित है और 375 में बलात्संग की परिभाषा बताई गई है। बलात्संग यानी कि बलात्कार। धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग ध्यान से। धारा 379 चोरी के दंड को बताता है और चोरी की परिभाषा जो दी गई है वो 378 में चोरी की परिभाषा है और चोरी के लिए दंड किसमें है, 379 में है। ध्यान से देखिएगा। लूट, धारा 390 में लूट की परिभाषा और धारा 391 में डकैती की परिभाषा की गई है। 4 लोगों से अधिक लोग मिल करके अगर किसी चीज को लूटते हैं तो वो डकैती में बदल जाती है, आपको पता होगा। धारा 420 बलपूर्वक संपत्ति को हड़पना, धारा 420 है। और धारा 494 में पति व पत्नी के जीवित रहते ही दूसरी शादी कर लेना क्या है, धारा 494 के तहत क्या है, अपराध है। ध्यान दीजिएगा आपके लिए। धारा 498 का महिला को प्रताड़ित करना, किसी भी महिला को प्रताड़ित करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई पुलिस करेगी 498 क के तहत। अगर 499 आपके ऊपर लगता है तो ये है मानहानि और मानहानि के लिए दंड है 500 में। और धारा 509 में किसी भी महिला को अगर आप गाली देते हैं, इशारे करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, अश्लील पत्र लिखते हैं तो आपके ऊपर धारा 509 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह एक बहुत बड़ा अपराध है। कोई लड़की जा रही है, आप इशारे कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, तो ये सब अपराध है और इसके लिए पुलिस आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। ये एक बड़ा ही घातक अपराध सिद्ध हो सकता है, तो आप ऐसा ना करें। और ये आईपीसी आप लोगों को मैंने एक नज़र में पूरी बता दी है, तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा और पुलिस में अपने अंक सुनिश्चित करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।